वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसका पहले मैंने 2 वीडियो करा चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 3 को देखने से पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देखिए। लेकिन ये सारे वीडियो जो है अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्ट को नहीं देखा तो अगला पार्ट समझ नहीं आएगा। हर एक जो है एक डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स पे है, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है ये है वाटर, जो कि एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। और जैसा कि सबको पता है कि अर्थ का हमारा 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। तो 3/4 पार्ट मीन्स कि 71% जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, और बाकी 1% मीन्स कि 30% पे लैंड है, ठीक है। और क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वाटर है, इसलिए हम इसको वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। और इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। और ऐसा माना जाता है कि लाइफ जो है उत्पन्न हुई थी वाटर में ही 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। और आज भी द ओशन कवर्स द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि वाटर तो कवर करता ही करता है, और इस प्लेनेट पे जो है प्लांट्स और एनिमल की बहुत ही वैरायटी पाई जाती है। जो ओशियन वाटर होता है वो सलाइन होता है, और जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता है। और फ्रेश वाटर जो है केवल कितना है, टोटल जो हमारे अर्थ पे वाटर है उसका 2.7% ही वाटर जो है फ्रेश वाटर है, और 70% जो है वो क्या है, सलाइन वाटर है। और नियरली 70% ऑफ दिस occur as a ice sheet and glacier in Antarctica। तो हमारी अर्थ पे अगर टोटल वाटर को हम 100% मान लेते हैं तो उसका 2.7% जो है कि फ्रेश वाटर है, और इस फ्रेश वाटर का भी 70% जो है वो ग्लेशियर्स में है, शीट ऑफ आइस और ग्लेशियर के फॉर्म में है अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स में। ड्यू टू देयर लोकेशन, इसकी लोकेशन के वजह से दे आर इनएसेसिबल, मीन्स कि ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे हम जा नहीं सकते और प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए केवल 1% जो है फ्रेश वाटर वो ही ह्यूमन बीइंग के लिए अवेलेबल है, और यह जो है पाया जाता है एज ए ग्राउंड वाटर, एज ए सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर में। फ्रेश वाटर जो होता है इसलिए मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस है ऑन द अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। और वाटर को ना तो ऐड किया जा सकता है ना सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अर्थ पे जितना वाटर है वो इतना ही रहेगा। और साइकिलिंग थ्रू द ओशियन, द एयर एंड द लैंड बैक अगेन, मीन्स कि जो भी वाटर है ना वो हमारे ओशियन में, रिवर्स में और जो है कि एयर में जो स्टीम के फॉर्म में है, वो सारी की सारी एक साइकिल चलती रहती है। और जितना भी वाटर इवेपोरेट होके जो है कि एटमॉस्फेयर में जाता है वो फिर से प्रेसिपिटेट होके या रेन ड्रॉप्स के रूप में फिर से वो हमारी नदियों और ओशियन में आ जाता है। और इस तरह से यह जो है वाटर साइकिल चलती रहती है। ह्यूमन यूज द ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और ह्यूमन बीइंग जो है वाटर का बहुत बड़ा अमाउंट जो है यूज करते हैं। और वाटर का किस किस कामों में, पानी को पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है, और कपड़े धोने के लिए, घर की सफाई के लिए, इसमें बहुत सारा वाटर जाता है। और वाटर किस में जाता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये जो डैम बनाए जाते हैं, रिजर्वायर, इनके थ्रू जो है कि वाटर का यूज किया जाता है। इस जो है चार्ट में दिया हुआ है यूज पर लीटर वाटर। तो ड्रिंकिंग में एक मनुष्य जो है कि एक पर्सन जो है कि ड्रिंकिंग में उसका पर डे का खर्च कितना है, 3 लीटर ऑफ वाटर। कुकिंग में 4 लीटर है, बाथिंग में 20 लीटर है, फ्लशिंग 40 लीटर, वॉशिंग क्लॉथ 40 लीटर्स, वॉशिंग यूटेंसिल 20 लीटर्स, गार्डनिंग 23 लीटर्स, तो टोटल 135 लीटर्स। तो एक पर्सन का जो है एक दिन का जो खर्च है वाटर का वो 135 लीटर है, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वही सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर को यूज करता है, ठीक है।
जैसे जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, और जैसे जैसे कि फूड की डिमांड बढ़ रही है और कैश क्रॉप वो क्रॉप को हम ज़्यादा उगाना पसंद करते हैं, जिनको बेच के हमें पैसे मिलते हैं और उनको हम कैश क्रॉप कहते हैं। ठीक है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर either due to drying up of water sources or water pollution। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम जो है वाटर का किस किस तरह से कितना उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर के अवेलेबिलिटी में किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी जो है वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स में जो है वाटर की कमी चल रही है, स्कार्सिटी है वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन में। जैसे कि मोस्ट ऑफ द अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ पे वाटर की बहुत ही कमी होती है। वेस्ट एशिया जो है, साउथ एशिया है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो जो है ये जो एरिया है यहाँ पे जो है फ्रेश वाटर की बहुत ही कमी है। ऑस्ट्रेलिया जो है फेस करता है शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। और जो कंट्रीज़ हैं, बाकी की जो कंट्रीज है लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। दस वाटर का जो शॉर्टेज है मे बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और स्कार्सिटी ऑफ कास्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड द कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो हमें जो है वाटर की कमी और क्यों महसूस होती है, जिन एरिया में फ्रेश वाटर अवेलेबल है लेकिन अगर वाटर जो है किसी वजह से कंटामिनेटेड हो जाता है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी जो है एक कारण बनता है कि वाटर के शॉर्टेज का। ठीक है। और सीजनल वेरिएशन जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बारिश जो है प्रॉपर नहीं होती किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस समय ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है वो जो है कि मेंटेन नहीं हो पाता और इसलिए भी हमें वाटर की कमी हो जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। एसेस टू क्लीन एंड एडिकेट वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ठीक है। एडिक्वेट वाटर के जो सोर्स हैं इसी का प्रॉब्लम जो है वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज फेस कर रही है। तो कुछ जो है हमें ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि हम जो है कि वाटर जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी मात्रा बढ़ सके। जबकि वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका ओवर यूज और हो जा रहा है और पॉल्यूशन हो जा रहा है, वाटर पॉल्यूटेड हो जा रहा है, इसलिए ये अनफिट हो जा रहा है यूज के लिए। अब जैसे कि हम डिस्चार्ज कर देते हैं अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज आर द मेजर कंटामिनेंट्स। तो ये जो है कंटामिनेंट की तरह काम करती हैं। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड। और इनमें क्या क्या होता है, नाइट्रेट होता है, मेटल होता है और पेस्टिसाइड, ये जो है वाटर को पॉल्यूट कर देता है। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल जो है बिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये जो होते हैं केमिकल ये जो हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और रीच करते हैं ह्यूमन बॉडीज तक। कैसे कि जैसे जब भी हम इंडस्ट्रीज से कुछ नाइट्रेट, मेटल और पेस्टिसाइड रिलेटेड जो कचरा है उसको हम फ्रेश वाटर बॉडीज में अगर गिरा देते हैं तो वो जो है फसलों के थ्रू या वाटर बॉडीज के थ्रू जो है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये ह्यूमन बॉडी तक पहुंच जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय द ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन द वाटर बॉडीज। और इसीलिए वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले ये जो भी इंडस्ट्री के इफ्लुएंट हैं उनको जो है पहले ट्रीट करना चाहिए। फॉरेस्ट एंड ओवर वेजिटेशन कवर्स स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। तो जो फॉरेस्ट है और अदर वेजिटेशन है जो कि कवर करता है स्लो
स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो हमें जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन को ग्रो करना चाहिए। और वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक अलग मेथड है जिसके द्वारा हम रन ऑफ वाटर को स्टोर करके और अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। वाटर जो है यूज होता है इरिगेशन के लिए फील्ड्स में, तो कैनाल शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉस बाय द वाटर सीपेज। तो जो जिस भी पाइप के थ्रू हम जो है इरिगेशन करते हैं उनमें सीपेज नहीं होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा वाटर वेस्ट ना हो। स्प्रिंकलिंग जो है इफ़ेक्टिव इरिगेशन है और वाटर लॉस को भी ये रोकता है सीपेज और इवेपोरेशन के द्वारा। इन ड्राई रीजन विद द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और द ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। कोई कोई रीजन जो है जो कि बहुत ही ड्राई होते हैं वहाँ पे जो है कि इवेपोरेशन रेट हाई होता है, तो वहाँ पे कौन सा इरिगेशन मेथड ज़्यादा सही है? ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा यूजफुल है। तो इस तरह से द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय एडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ कंजर्वेशन। जो नेचुरल, अब नेक्स्ट जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ स्कूलों में चिल्ड्रंस को विजिट कराया जाता है एग्जीबिशन जो कि हैंडक्राफ्ट पे होते हैं, जो कि हाथ से बनाए हुए कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनको कि कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से। मोना पिक अप ए बैग एंड क्लेम्ड दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग, यस इट इज मेड फ्रॉम जूट। द टीचर सेड, डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प्स, सेट्स एंड चेयर्स? दीज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बम्बू इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमन रीजन ऑफ द इंडिया। बम्बू जो है ग्रो करता है प्लेंटी में। जैसी वाज एक्साइटेड टू सी सिल्क स्कार्फ। तो इस तरह से हम जो है एग्जीबिशन लगाते हैं बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों का, जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट जगहों पे जो है कि हैंड से बनाई गई होती हैं। और यह जो है जैसे कि सिल्क हो गया, तो सिल्क जो है ये भी जो मालवरी लीव्स होती है और उस पर सिल्कवर्म रहता है, उसके कोकून से बनाया जाता है। और सिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं आज के टाइम पे बहुत ही फेमस हैं। तो इस तरह से जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, वो एक नैरो लाइन में है। नैरो लाइन किसके बीच में? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के। और इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, जिसमें कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। और ये जो है ये जितने भी हैं बायोस्फीयर के जितने भी ये पार्ट है, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब के सब जो है इंटरडिपेंडेंट हैं। और दिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद द टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल, सो इसेंशियल फॉर growing crop, act as shelter belt, help in storage of underground water, give us fruit, nut, latex, turnip oil, gum, medicinal plant and also the paper that is so essential for your studies। तो इस तरह से हमें जो है वाइल्ड लाइफ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे जो इमेज है ये ब्रह्म कमल का है, जिससे कि बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स बनाए, जो कि एक मेडिसिनल हर्ब है और इसे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या है? एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें हैं दे प्रोवाइड अस, और इनसे हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड हैव important रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। द बर्ड्स फीड ऑन द इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल। जो वल्चर होता है, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन द डेड लाइव स्टॉक इज ए स्कैवेंजर एंड कंसिडर ए वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। जो वल्चर होता है यह जो है जितने भी डेड बॉडीज होती है, डेड लाइफ स्टॉक होते हैं, उन पे फीड करता है और इसलिए इसको हम जो है स्कैवेंजर कहते हैं। और इसको जो है हम इन्वायरमेंटल का वाइटल क्लींजर भी कहते हैं। सो बिग एनिमल और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। और इसलिए इस इकोसिस्टम में
के मेंटेनेंस में या फिर मेंटेन करते हैं बैलेंस को, इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स, बर्ड और इंसेक्ट सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे एक ब्लू किंग फिशर का इमेज दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है उनका कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम देख लेंगे। तो हमारे जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कहाँ कहाँ पे है, तो ये जो है प्राइमरली डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और मॉइस्चर कैसा है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का। और जहाँ पे मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टुंड्रा। तो ज़्यादातर जो मेजर वेजिटेशन टाइप है ना वर्ल्ड की, उनको हम फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड, स्क्रब और टुंड्रा में डिवाइड करते हैं। जिस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है उसमें बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, और इनमें जो है द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरिया हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। और इन एरिया में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाटर सप्लाई होता है, जिन एरिया में जो है मॉइस्चर डिक्रीज होता है, कम होता है, वहाँ पे जो है कि जो ट्रीज होती है उनकी हाइट बहुत कम होती है। और जो रीजन जो होते हैं मॉडरेट रेनफॉल के, तो वहाँ पे स्टंटेड या शॉर्ट ट्रीज पाए जाते हैं और ग्रासेस जो हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। और जो ड्राई एरिया होते हैं या लो रेनफॉल के, वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ आ गया कि जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ट्री, लंबे ट्री होते हैं, और जहाँ पे कि थोड़ा वाटर सप्लाई कम होता है, कम रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे शॉर्ट हाइट के ट्रीज होते हैं। उससे भी कम जहाँ पे रेनफॉल होता है वहाँ पे स्टंटेड ट्रीज होते हैं। और जो एरिया ड्राई रीजन में आते हैं वहाँ पे मीन्स कि रेनफॉल एब्सेंट होता है या लगभग नहीं के बराबर होता है, तो वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स ग्रो करते हैं। इन एरियाज में जो प्लांट होते हैं उनके रूट जो है वो काफ़ी डीप सॉइल में जाते हैं, और इनकी लीव्स जो है बिल्कुल पतली हो जाती है, जिससे कि इवेपोरेशन होके वाटर जो है ड्राई ना हो, और जो है कि नुकीली लीफ हो जाती है। ठीक है, और ये जो है प्लांट से वाटर लॉस को बचाती है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन comprises of mosses and lichen. Forests are broadly classified as evergreen or deciduous depending on when they shed their leaves. ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं एवरग्रीन एंड डेसिडुअस डिपेंडिंग ऑन देयर, मीन्स कि जो फॉरेस्ट हैं उनकी लीव्स जो है कब कब गिरती हैं, इसके आधार पे हम फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट में। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं डू नॉट सेट देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो कभी भी अपना लीफ नहीं गिराते हैं, जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो अपने लीफ को एक पर्टिकुलर सीजन में गिराते हैं, जो कि वाटर लॉस को रोकने के लिए। दिस फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड। You have learnt in detail about the various forest type, their distribution, association and the associate animal life in the previous class. ठीक है, तो today there are many more people in the world than there were 2 countries back. To feed the growing number, large areas of the forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanished rapidly. तो क्योंकि दुनिया भर में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको बहुत ही तेज़ी से काटा जा रहा है, तो उनको बचा के रखना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन है और जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका कंजर्वेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे एक प्रॉपर्टी की तरह है। प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। जो फॉरेस्ट होते हैं वे हमारे वेल्थ हैं, सच्चा धन है। प्लांट जो है हमें शेल्टर देते हैं और एनिमल्स को
और एनिमल्स को भी शेल्टर देते हैं और ये इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। जो क्लाइमेट चेंज है और ह्यूमन इंटरफेरेंस है कैन काज द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल। मेनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल आर द इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। डिफॉरेस्टेशन जो होता है या सॉइल इरोजन, constructional activity, forest fire, tsunami and landslide are some of the human made and natural factors which together accelerate the process of extinction of these great natural resources. One of the major concern is the increasing incidence of poaching. The result is in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collecting an illegal trade of the hides, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न एंड एज वेल एज द फेदर्स। तो अभी के टाइम पे जो वाइल्ड लाइफ है उसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पोचिंग मीन्स कि जब हम एनिमल्स को मारते हैं किसी उसके पर्टिकुलर आर्गन के यूज के लिए या फिर उसका पर्टिकुलर आर्गन हमें चाहिए होता है अपने किसी यूज के लिए, तो इसको हम पोचिंग कहते हैं। और ये पोचिंग जो है क्या करता है, एक्सिलरेट करता है वाइल्ड लाइफ के डिसअपियरेंस को। मीन्स कि वाइल्ड लाइफ इससे जो है इस पोचिंग से वाइल्ड लाइफ एक बहुत बड़ा खतरा है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल। तो ये जो है, जबकि ये जो पोचिंग है वो इलीगल है, मीन्स कि ऐसा करने पे हमें जो है बहुत सारी सज़ा हो सकती है। जैसे कि हम क्या क्या करते हैं, हम जो है व्यापार करते हैं इनके स्किन का, नेल का, टीथ का, हॉर्न का एज वेल एज फेदर का। इनमें से कुछ एनिमल जो हैं जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक एंड द क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो इसलिए हमें जो है अगर इनको बचाना होगा तो हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी होगी। ठीक है। फॉरेस्ट फायर यहाँ पे दिखाया है, एक कैलिफोर्निया फायर डे हॉप रेस्ट ऑन। मीन्स कि जंगलों में जो है खुद ब खुद कुछ जो आग लग जाती है वो बहुत ही लंबे समय तक चलती है। इसमें जो है जंगल के बहुत सारे ट्री जो है नष्ट हो जाते हैं और जल जाते हैं और बहुत सारे एनिमल्स का भी बहुत ही नुकसान होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन of creek, lakes and wetland is the necessary to serve the precious source from the depletion. There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. जो human activity होती है several part of the world में disturb the natural habitat of many species. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or on the verge of the extinction. तो इसलिए ये जो सारे जो हैं रीजन बन रहे हैं एनिमल्स के और बर्ड्स के एक्सटेंशन के, तो हमें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए जिसमें कि सोशल फॉरेस्ट्री और बेनेमो हॉस्टस सेवा, वन महोत्सव के बारे में सबको बताना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए कि कैसे जो है हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है कुछ लॉ पास हो गए हैं और जिसमें कि बर्ड्स और एनिमल्स की किलिंग पे बैन है। अगर कोई, जैसे कि इन इंडिया किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक हैव बीन बैंड। मीन्स कि इंडिया में अगर इन जानवरों को हम मारते हैं तो हमें सज़ा हो सकती है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES हैज़ बीन established that list several species of animal and bird in which trade is prohibited. Conservation of plants and animal is an ethical duty of every citizen. ठीक है। तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना ये हम सब की ड्यूटी है, सभी लोगों की ड्यूटी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।